कल्पना कीजिए, आप न्यूजीलैंड के घने जंगल में खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल परछाई उभरती है। उसके कदमों से जमीन कांप रही है। उसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट है, यानी एक बास्केटबॉल रिंग से भी ज्यादा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कोई डायनासोर नहीं है। यह है मोआ, एक ऐसा पक्षी जो लगभग 600 साल पहले पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन अब वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि शायद 2026 के बाद यह जीव फिर से हमारे सामने चल सकता है। और इस मिशन के पीछे लग चुके हैं करोड़ों डॉलर। सवाल यह है, क्या इंसान सच में किसी विलुप्त जीव को वापस ला सकता है, या फिर यह सिर्फ विज्ञान का सबसे बड़ा भ्रम है? कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड से। आज से सैकड़ों साल पहले न्यूजीलैंड की धरती किसी दूसरी दुनिया जैसी दिखती थी। यहां कोई बड़े स्तनधारी शिकारी नहीं थे, न शेर, न बाघ, न भेड़िए। इस अजीब दुनिया पर राज करते थे विशाल पक्षी, और उनमें सबसे बड़ा था मोआ। असल में मोआ सिर्फ एक प्रजाति नहीं थी। वैज्ञानिकों ने मोआ की कुल 9 अलग अलग प्रजातियों की पहचान की है। कुछ मोआ टर्की जितने छोटे थे, जबकि कुछ इतने विशाल थे कि इंसान उनके सामने बच्चे जैसे लगते। सबसे बड़ी प्रजाति थी साउथ आइलैंड जायंट मोआ। जब यह अपना सिर ऊपर उठाता था तो इसकी ऊंचाई 12 फीट तक पहुंच सकती थी। ये उड़ नहीं सकता और इसके पंख लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन इसकी टांगें बेहद मजबूत थीं। यह जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में आराम से घूमता था। लाखों वर्षों तक मोआ न्यूजीलैंड में बिना किसी बड़े खतरे के फलता फूलता रहा। फिर एक दिन इंसान वहां पहुंच गया। करीब 13वीं शताब्दी में माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड पहुंचे। शुरुआत में उन्हें एक नई भूमि मिली, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक और चीज खोज ली, विशाल मोआ। एक ऐसा पक्षी जो न उड़ सकता था और न ही इंसानों से बचने के लिए तेजी से छिप सकता था। मोआ उनके लिए भोजन का विशाल स्रोत बन गया। एक अकेला मोआ कई परिवारों को कई दिनों तक खाना दे सकता था। शिकार शुरू हुआ। पहले कुछ मोआ मारे गए, फिर हजारों। जंगलों को जलाकर खेती के लिए साफ किया गया। मोआ का प्राकृतिक आवास खत्म होने लगा, और फिर जो हुआ वह इतिहास की सबसे तेज विलुप्तियों में से एक बन गया। सिर्फ लगभग 200 सालों के अंदर पूरी दुनिया से हर एक मोआ गायब हो गया। एक ऐसा जीव जिसने लाखों सालों तक पृथ्वी पर जीवन बिताया था, इंसानों के आने के कुछ ही पीढ़ियों बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक पागलपन भरा सवाल पूछा, अगर हम किसी जीव को खत्म कर सकते हैं तो क्या हम उसे वापस भी ला सकते हैं? यहीं से एंट्री होती है एक अमेरिकी कंपनी की। नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। ये वही कंपनी है जो वूली मैम्थ, तस्मानियन टाइगर और डोडो जैसे विलुप्त जीवों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का दावा है कि आधुनिक जेनेटिक तकनीक की मदद से विलुप्त प्रजातियों को फिर से बनाया जा सकता है, और अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य है मोआ। लेकिन एक समस्या है। मोआ का आखिरी जीव लगभग 600 साल पहले मर चुका है। आज दुनिया में एक भी जीवित मोआ मौजूद नहीं। तो वैज्ञानिक शुरुआत कहां से करेंगे? जवाब छिपा है हड्डियों में। न्यूजीलैंड की गुफाओं, दलदलों और प्राचीन स्थलों से हजारों मोआ की हड्डियां मिली हैं। कुछ हड्डियां इतनी अच्छी हालत में हैं कि उनमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े अब भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक इन टुकड़ों को इकट्ठा करके मोआ का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कठिन है। सोचिए, अगर किसी किताब के लाखों शब्द फाड़ दिए जाएं और आपके पास सिर्फ कुछ बचे हुए पन्ने हों, तो क्या आप पूरी किताब दोबारा लिख सकते हैं? यही काम वैज्ञानिक मोआ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हड्डियों से डीएनए निकालना होगा, फिर लाखों टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर पूरा जीनोम तैयार करना होगा, और उसके बाद पता लगाना होगा कि कौन से जीन मोआ को इतना विशाल बनाते थे, कौन से जीन उसके पंखों को गायब करते थे,
कौन से जीन उसकी हड्डियों को मजबूत बनाते थे। लेकिन यहां एक और बड़ी समस्या सामने आती है। मान लीजिए वैज्ञानिकों को पूरा डीएनए मिल भी गया, तो वे उसे किस जानवर में डालेंगे? क्योंकि आज पृथ्वी पर कोई जीवित मोआ मौजूद नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों को उसके सबसे करीबी रिश्तेदार की तलाश करनी होगी। और जब उन्होंने खोज शुरू की तो जो जवाब मिला उसने सबको हैरान कर दिया। मोआ का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, एक छोटा सा पक्षी जिसे टिनामू कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि टिनामू और मोआ का साझा पूर्वज लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले जीवित था। यानी दोनों के बीच इतना बड़ा विकासवादी अंतर है कि उन्हें जोड़ना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी वैज्ञानिक हार मानने को तैयार नहीं है और यहीं से शुरू होता है वह चरण जो इस पूरी परियोजना को विज्ञान की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में बदल देता है। अब तक वैज्ञानिक मोआ का डीएनए खोजने और उसके जीनोम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। मान लीजिए कि किसी तरह मोआ का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, तो अगला कदम क्या होगा? क्या वैज्ञानिक अचानक एक अंडे से मोआ निकाल देंगे? इतना आसान नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक को एक जीवित पक्षी के डीएनए में बदलाव करके उसे मोआ जैसा बनाना होगा। यहीं पर एक और दिलचस्प नाम सामने आता है, ईमू। ऑस्ट्रेलिया का यह विशाल पक्षी आज जीवित सबसे बड़े उड़ानहीन पक्षियों में से एक है। इसके अंडे बड़े होते हैं, इसका शरीर भी काफी विशाल होता है और वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में मोआ जैसे भ्रूण को विकसित करने में ईमू महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल्पना कीजिए, एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं। उनके सामने करोड़ों डीएनए अक्षरों का डेटा है। वे उन जीनों की पहचान कर रहे हैं जो मोआ को बाकी पक्षियों से अलग बनाते थे। फिर अत्याधुनिक क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके वे उन बदलावों को किसी जीवित पक्षी के डीएनए में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि भले ही यह प्रयोग सफल हो जाए, फिर भी पैदा होने वाला जीव असली मोआ नहीं होगा। वह सिर्फ एक आधुनिक पक्षी होगा जिसके अंदर कुछ मोआ जैसे जीन होंगे, यानी देखने में मोआ लेकिन वास्तव में नहीं। इसे समझने के लिए हमें हाल ही में हुए एक और बड़े विवाद को देखना होगा। कुछ समय पहले कोलोसल बायोसाइंसेस ने दावा किया कि उसने डायर वुल्फ को वापस ला दिया है। डायर वुल्फ एक ऐसा विशाल भेड़िया जो हिमयुग के दौरान उत्तरी अमेरिका में घूमता था। यह साधारण भेड़ियों से ज्यादा मजबूत था, इसके जबड़े बड़े थे, दांत ज्यादा शक्तिशाली थे और यह अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में से एक माना जाता था। करीब 10,000 साल पहले डायर वुल्फ विलुप्त हो गया, लेकिन फिर 2025 में कंपनी ने दुनिया को 3 भेड़िए दिखाए। नाम थे रोमुलस, रीमस और खलीसी। मीडिया में खबर फैल गई कि डायर वुल्फ वापस आ चुका है। इंटरनेट पर सनसनी मच गई, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय का बड़ा हिस्सा सहमत नहीं था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वास्तव में प्राचीन डायर वुल्फ नहीं बनाया था। उन्होंने आधुनिक ग्रे वुल्फ के डीएनए में कुछ बदलाव किए थे। लगभग कुछ दर्जन जीन एडिट किए गए। पर असली डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ के बीच लाखों आनुवंशिक अंतर मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि ये ऐसा है जैसे किसी कार पर नया पेंट कर दो और उसे बिल्कुल नई कार घोषित कर दो। बाहरी रूप बदल सकता है, लेकिन अंदर की मशीन वहीं रहती है। यही सवाल अब मोआ परियोजना पर भी उठ रहा है। अगर वैज्ञानिक एक ईमू या किसी दूसरे पक्षी के अंदर हजारों मोआ जीन डाल दें, तो क्या वह सच में मोआ होगा या सिर्फ मोआ जैसा दिखने वाला नया जीव? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन मान लीजिए कि वैज्ञानिक यह कर भी लेते हैं, तो फिर एक और बड़ी समस्या सामने आती है। मोआ रहेगा कहां? जिस दुनिया में मोआ रहता था वह अब मौजूद नहीं। न्यूजीलैंड के जंगल बदल चुके हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बदल चुका है। कई पौधे और जीव जिनके साथ मोआ विकसित हुआ था अब गायब हो चुके हैं।
अगर कल सुबह एक 12 फीट ऊंचा मोआ पैदा हो जाए तो उसे छोड़ा कहां जाएगा? क्या वह जंगल में जीवित रह पाएगा? क्या वह आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा या खुद ही संघर्ष करता रहेगा? कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे जीव अंततः एक जीवित संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाएंगे। ऐसे जानवर जिन्हें लोग देखने आएंगे, लेकिन जो वास्तव में प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा नहीं होंगे। यहीं पर बहस और गहरी हो जाती है, क्योंकि इसी समय पृथ्वी एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। वैज्ञानिक इसे छठा महाविलुप्तीकरण कहते हैं। हर साल हजारों प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो रही हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें इंसान ने ठीक से देखा तक नहीं। जंगल खत्म हो रहे हैं, महासागर बदल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग पूछते हैं, क्या हमें करोड़ों डॉलर विलुप्त जीवों को वापस लाने पर खर्च करने चाहिए या उन जीवों को बचाने पर जो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं? दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि इस तकनीक का फायदा केवल विलुप्त जीवों तक सीमित नहीं है। इसी तरह की जेनेटिक तकनीक आज दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने में मदद कर रही है। रेड वुल्फ, ब्लैक फुटेड फेरेट और कई अन्य जानवरों के संरक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक जेनेटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी भले ही मोआ कभी वापस ना आए, लेकिन इस पर होने वाला शोध भविष्य में हजारों जीवों को बचा सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, यह कहानी इंसान की है। एक ऐसी प्रजाति की जिसने कभी अपने हाथों से अनगिनत जीवों को विलुप्त कर दिया और अब वही प्रजाति उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में अतीत को वापस ला सकते हैं या हम सिर्फ उसकी नकल बना सकते हैं? क्या प्रयोगशाला में पैदा हुआ कोई जीव उस प्राणी की जगह ले सकता है जो हजारों साल पहले प्रकृति का हिस्सा था? और अगर एक दिन आपके सामने 12 फीट ऊंचा मोआ खड़ा हो, तो क्या आप उसे पुनर्जीवित प्रजाति कहेंगे या विज्ञान द्वारा बनाया गया एक नया जीव? शायद आने वाले कुछ सालों में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन तब तक मोआ सिर्फ एक सपना है, एक ऐसा सपना जो विज्ञान, महत्वाकांक्षा और विवाद के बीच कहीं खड़ा है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया इसकी ओर इतनी उत्सुकता से देख रही है।